डॉक्टर चैतन्यानंद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय जांजगीर। आज हम एमए भूगोल के चतुर्थ सेमेस्टर उसके चौथी इकाई के अंतर्गत जनसंख्या की गतिशीलता, जिसमें जनसंख्या प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल से मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति कर रहा है। वह भूमि की प्राप्ति, महामारी की स्थिति में, अकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में एवं उन्नत जीवन की चाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होता रहा है, प्रवास करता रहा है, जाकर बसता रहा है। प्रवास का यह कार्य आज भी हमें विविध रूपों में देखने को मिलता है, चाहे वह दैनिक प्रवास हो, मौसमी प्रवास हो, गांव से गांव की ओर हो, नगर से नगर की ओर हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हो, या एक देश से दूसरे देश को हो, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर हो सकता है। प्रवास एक महत्वपूर्ण जनांकिकी घटना है जो किसी क्षेत्र के जनसंख्या के आकार, वितरण एवं संरचना को प्रभावित करता है। प्रवास के संबंध में कई विद्वानों की ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर वर्कले महोदय ने प्रवास की महत्ता को दर्शाते हुए इस प्रकार लिखा है: देशांतरण सामान्यतः इन प्रक्रियाओं की सामान्य गति को छिन्न भिन्न कर देता है। इसका प्रभाव बहुत तेजी से होता है। इसके द्वारा कुछ महीनों में ही करोड़ों लोगों का स्थानांतरण हो जाता है तथा इससे लोगों के क्रियाकलापों तथा वितरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रवास से आशय किसी स्थान की जनसंख्या के आवागमन से लिया जाता है, जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना करता है, जिसके कारण उसका आवास बदल जाता है। मनुष्य के द्वारा इस प्रकार अपने आवास में परिवर्तन की स्थिति को प्रवास कहते हैं। डेविड एम हिल के शब्दों में देशांतरण का अर्थ अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास की परिभाषा इस प्रकार से है: देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। प्रवास के बारे में जानने के पश्चात हम प्रवास के प्रकार के बारे में देखेंगे। समय, दूरी, प्रेरक तत्वों एवं क्षेत्र के आधार पर प्रवास के प्रकार निम्नानुसार है। पहला, समय के आधार पर प्रवास के प्रकार। समय के आधार पर प्रवास को दैनिक प्रवास, साप्ताहिक प्रवास, मौसमी प्रवास, अल्पकालिक प्रवास एवं दीर्घकालिक प्रवास के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। महानगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, कल कारखानों में रोजगार की प्राप्ति के लिए दैनिक प्रवास करते हैं। कुछ लोग साप्ताहिक प्रवास करते हैं। हम मौसमी प्रवास के बारे में देखते हैं। यदि हम खिरगिज लोगों का उदाहरण लें तो खिरगिज ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए पर्वतीय भागों को छोड़कर अपने पशुओं को लेकर मैदानी भागों में आ जाते हैं। जैसे ही गर्मी का प्रारंभ होता है, बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ पिघलने के फलस्वरूप ये अपने पशुओं को लेकर मैदानी भागों से पुनः पर्वतीय भागों की ओर चले जाते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश मजदूरों के द्वारा मौसमी प्रवास होता है। खरीफ फसल लेने के उपरांत रोजगार की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के श्रमिक
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली की ओर चले जाते हैं एवं खरीफ फसल की खेती के पूर्व पुनः अपने निवास स्थान में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के मजदूरों का भी मौसमी प्रवास होता है। मध्य एशिया से मुस्लिम समुदाय का भारत आना स्थायी प्रवास कहलाता है। इसी प्रकार यूरोप से उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका में स्थानांतरित होना वह स्थायी प्रवास को स्पष्ट करता है, बतलाता है। दूरी के आधार पर प्रवास के प्रकार, गांवों से नगर की ओर अधिकांश वैवाहिक कारणों से अल्प दूरी के लिए प्रवास हुआ है। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था, एक समाज से दूसरे समाज के मध्य की जो दूरी जो है वह कम हुआ करती है। तो विवाह की स्थिति में ये वैवाहिक कारणों से जो लड़कियां शादी के पश्चात कम दूरी तक वो स्थानांतरित होती हैं। भारत के अन्य राज्यों से असम के चाय बागानों में, झारखंड के कोयला खानों एवं छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पंजाब की ओर पलायन या प्रवास या स्थानांतरित होना मध्यम दूरी के प्रवास को स्पष्ट करता है। जबकि यूरोपीय लोगों का अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया को जाना, स्थानांतरित होना लंबी दूरी के प्रवास को बताता है। तीसरा, प्रेरक तत्वों के आधार पर प्रवास के प्रकार। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से अधिक प्रवास करता है। आर्थिक समस्या, रोजगार की तलाश, सुखी जीवन के चाह एवं रोजगार की प्राप्ति हेतु मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होता है। स्त्रियां विवाह के उपरांत पति के स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। चौथा, क्षेत्र के आधार पर प्रवास के प्रकार। क्षेत्र के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास, देशांतरित प्रवास, एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। समीपवर्ती क्षेत्रों में होने वाले प्रवास को स्थानिक प्रवास कहते हैं। स्थानिक प्रवास के 5 प्रकार पाए जाते हैं। पहला, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र से लघु नगर एवं लघु नगर से बड़े नगर की ओर। चौथा, एक नगर से दूसरे नगर की ओर। और पांचवा, नगर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर। हम इसमें देखेंगे गांव से गांव की ओर। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रवास आंतरिक प्रवास में महत्वपूर्ण है। कुल आंतरिक प्रवास का 56.5% एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है। वास्तव में यह प्रवास रोजगार की तलाश में, चाहे वो दैनिक या नियमित मजदूरों के रूप में या सस्ते एवं उपजाऊ मिट्टी कृषि कार्य हेतु पाने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं या स्थानांतरित होते हैं। इनमें से कुछ लोगों का मौसमी प्रवास होता है, जैसे ईंट बनाने के लिए, खप्पर बनाने के लिए, कृषि मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर स्थानांतरित होते हैं। इनमें विवाह के पश्चात स्त्रियों का वैवाहिक प्रवास अधिक होता है। रोजगार के लिए पुरुषों का प्रवास अधिक होता है। विगत 10 वर्षों में गांव से गांव की ओर प्रवास करने वाले निम्नांकित क्षेत्र हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल। दूसरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। और तीसरे क्षेत्र के रूप में हम पाते हैं राजस्थान। इन राज्यों में वैवाहिक प्रवास अधिक हुआ है। गांव में 25 किलोमीटर की दूरी तक वैवाहिक
प्रवास अधिक देखने को मिलता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह वैवाहिक प्रवास कम होने लगता है। अन्य प्रवास रोजगार के लिए विशेष रूप से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात विकसित किसी क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबड़ की बागानों में गांव से गांव की ओर अंतरराज्यीय प्रवास अधिक हुआ है। अब हम देखेंगे गांव से नगर की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की उपलब्धता एवं नगरीय क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, बैंकिंग कार्य, शासकीय, अशासकीय कार्यों में रोजगार की उपलब्धता के कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। नगर एवं महानगरों की समीपवर्ती नगरों की ओर लोगों का दैनिक प्रवास होता है, जो सुबह से जाकर शाम तक पुनः अपने गांव वापस आ जाते हैं। जो नगर के लोगों की दैनिक आवश्यकताएं जैसे दूध, सब्जी इत्यादि की आपूर्ति करते हैं। इसी प्रकार बढ़ाईगिरी, अन्य कारीगरी का कार्य भी गांव के लोग आकर नगरों में किया करते हैं। 1991 से 2001 के मध्य करीबन 205 लाख लोग एक प्रदेश से के ग्रामीण क्षेत्र से व दूसरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन किए। गांव से नगर की ओर प्रवास नगरों में नए नए उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के रूप में पलायन होता है। गांव से नगरों का यह प्रवास सोपानी क्रम में देखने के रूप में मिलता है। प्रथम गांव के लोग छोटे नगरों में पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। उसके पश्चात वो विकसित नगरों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। भारत में गांवों से नगरों की ओर प्रवास निम्न क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। पहला पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, गुजरात एवं राजस्थान के खानों में। दूसरा है पश्चिम बंगाल के हुगली तट के औद्योगिक केंद्रों में, जूट, कागज, इंजीनियरिंग कारखानों में काम करने वाले श्रमिक। तीसरा राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग के औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चौथा भारत के प्रमुख महानगर, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और पुणे के औद्योगिक केंद्रों में गांव से नगरों की ओर लोग प्रवास करते हैं। 2001 से 2011 के मध्य विगत एक दशक में गांव से नगर की ओर सर्वाधिक प्रवास दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, बंगाल एवं उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों की ओर हुआ है। तीसरा हम देखते हैं नगर से गांव की ओर। नगर से गांव की ओर के प्रवास को विलोम प्रवास कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग गांव से नगर की ओर प्रवास करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके फलस्वरूप नगरों से गांवों की ओर भी लोगों का प्रवास देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 62 लाख लोगों ने विलोम प्रवास किया है। इस प्रवास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने के लिए, लघु व्यापार करने के लिए और उन्नत कृषि या जैविक कृषि करने के लिए, साथ ही साथ सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात अपने गांव में जाकर रहना पसंद करते हैं। चौथा नगर से नगर की ओर प्रवास। इस प्रकार के प्रवास में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है। छोटे नगर से बड़े नगरों की ओर, बड़े नगर से महानगरों की ओर, प्रायः सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रवास हमें देखने को मिलता है। इनकी संख्या करीबन 143 लाख है। देश की कुल स्थानिक प्रवास का यह 15% है। जिन महानगरों में उद्योग,
व्यापार, संचार, यातायात की सुविधा, आर्थिक सेवाएं, प्रशासकीय कार्यों का अधिक विकास हुआ है, वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फलतः कुशल श्रमिकों की इन स्थानों में, इन औद्योगिक केंद्रों में अधिक मांग होने के कारण लोग छोटे नगरों से महानगरों की ओर निरंतर प्रवास कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रवास को ऐसे कौन कौन से जो तत्व हैं जिनसे प्रवास प्रभावित होता है। इसमें है पहला प्राकृतिक कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक कारकों में जलवायु का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः हम पाते हैं कि मनुष्य उन्हीं स्थानों को अपने आवास के लिए, अपने रहने के लिए चयन करता है जहां की जलवायु मनुष्य के लिए अनुकूल होती है। यदि हम प्राचीन मानव सभ्यता के बारे में अध्ययन करें तो उन्होंने भी अपने आवास के लिए सर्वप्रथम नदी घाटियों को उन्होंने चुना था, क्योंकि नदी घाटियों पर मनुष्य के लिए सभी प्रकार के अनुकूल दशाएं देखने को मिलती है। जलवायु के कारण ही अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखे की स्थिति, इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती हैं। प्राचीन काल में प्लीस्टोसीन हिम युग में मानव दक्षिण की ओर एवं हिम युग के उपरांत उत्तर की ओर प्रवास किया है। नदी के तटवर्ती किनारों में बाढ़ आ जाने के फलस्वरूप लोगों का प्रवास अन्य क्षेत्रों की ओर हो जाता है। बार बार भूकंप या ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप भी लोगों का उस स्थान से अन्यत्र या दूसरे स्थानों की ओर प्रवास होता है। अब हम देखेंगे दूसरा कारक, आर्थिक कारक। विश्व में हुए मानव के प्रवास के बारे में अब यदि अध्ययन करते हैं कि तो यह स्पष्ट होता है कि मानव ने आर्थिक कारणों से सर्वाधिक प्रवास किया है। जिन स्थानों में रोजगार की उपलब्धता रही है उन स्थानों की ओर लोगों ने प्रवास किया है। कृषि कार्यों के लिए उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों को चुना है। औद्योगिकरण, नगरीकरण के फलस्वरूप लोगों ने रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण किया है। आज भी भारत व अन्य देशों के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश एवं मध्य पूर्व के देशों को प्रवास कर रहे हैं। तीसरा कारक, सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में हम प्रमुख रूप से विवाह को पाते हैं। विवाह के पश्चात लड़कियां अपने पति के घर को चली जाती हैं। पहले यह अल्प दूरी तक प्रवास होता था, किंतु वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है कि अब यह प्रवास अन्य देशों को या अन्य महाद्वीपों को भी होने लगा है। धार्मिक दृष्टि से प्राचीन काल में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड को गए और हमारे भारतीय लोग वहीं बस गए। विकासशील देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों को लोग जाते हैं और स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं। अगला, राजनीतिक कारक। युद्ध होने की स्थिति में विजेता देश विजित क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है एवं वहीं बस जाता है। यदि भारत का इतिहास देखें तो यह स्पष्ट होता है, यहाँ मुगल आक्रमणकारी के रूप में आए और यही बस गए। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और 200 वर्षों तक वे यही रहे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को श्रमिकों के रूप में गुयाना, मॉरिशस, फिजी एवं पूर्वी अफ्रीका देश बलपूर्वक लेके गए और वे जो श्रमिक वहीं स्थायी रूप से बस गए। अब देखेंगे अगला कारक, जनांकीकी कारक। किसी स्थान में जनसंख्या में वृद्धि होने से वहां की प्राकृतिक संसाधनों पर भार पड़ता है। रोजगार में
कमी आने लगती है। फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओर लोगों का जो प्रवास हुआ है, यह जनांकीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। धन्यवाद।